हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और 1 मार्च को होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए हम जो है क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए देखो, ऐसे बच्चों पेपर जो है सेम टू सेम जो है रहेगा। सबसे पहले बच्चों आपका नाम लिखना है, उसके बाद में रोल नंबर लिखना है, उसके बाद देखो ये संकेतांक डालना है आपको। पूर्णांक जो रहेगा बच्चों 100 नंबर का रहेगा और समय मिलेंगे आपको 3 घंटे 15 मिनट का। और बच्चों सभी प्रश्न जो है क्या रहेंगे, अनिवार्य रहेंगे। सभी प्रश्न जो है अनिवार्य रहेंगे। निर्देश क्या रहेगा बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जो है निर्धारित रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो एक एक अंकों का रहता है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी व्यवस्था में जो है विश्वास रखता है। पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है कौन सा देश। निम्नलिखित में से जो कौन सा देश पूंजीवादी व्यवस्था में जो है विश्वास बच्चों रखता है। 4 ऑप्शन दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत जो है रूस। 1 नंबर का है, सही जवाब बच्चों हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यूरोपीय संघ के गठन के लिए maastricht संधि कब हुई। यूरोपीय संघ के गठन के लिए जो है maastricht संधि बच्चों ये जो है कब हुई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, वर्ष 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। वर्तमान में बच्चों सार्क देशों के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो जो है 8 है। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। कौन सा जो है अस्थायी सदस्य नहीं है, कौन सा देश। यूएसए, चीन, जर्मनी, फ्रांस है। तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, जर्मनी। चीन, फ्रांस है और ये यूएसए सब जो है क्या है, अस्थायी है, लेकिन ये अस्थायी है जर्मनी। वर्ष 1994 में रवांडा की जो है किस जनजाति का जो है अस्तित्व खतरे में था। वर्ष 1994 में रवांडा की किस जनजाति का अस्तित्व खतरे में था। जायरे, पिंगू, तुस्सी, इग्लू। तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तुस्सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो एक एक नंबर का है साहब। वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो है दोस्तों जो है कहाँ हुआ था, तो बच्चों सही जवाब जो है सी हो जाएगा, ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने प्रौद्योगिकी के विकास में जो है सकारात्मक योगदान दिया, नकारात्मक योगदान दिया, कोई योगदान नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, सकारात्मक योगदान दिया। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। संविधान का निर्माण, योजना आयोग की स्थापना, संसद का निर्वाचन, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा। तो बच्चों जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती भैया राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा थी। क्या थी, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा थी। प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा में कितनी सीटें थीं। मोस्ट इंपॉर्टेंस बच्चों क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा में जो है कितनी सीटें थीं, तो 489। 9 का सही जवाब जो है ए हो जाएगा, 489। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो देखो बच्चों, पहले नीति आयोग को पहले योजना आयोग के जो है नाम से जाना जाता था। तो नीति आयोग यानी योजना आयोग, नीति आयोग गठन जो है वर्ष 2015 में जो है किया गया। चलो अब हम लोग उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, 2-2 अंकों का जो है रहता है। तो आइए बच्चों जो है हम इसको हल करते हैं। देखो, सोवियत संघ का जो है उत्तराधिकारी राष्ट्र कौन बना। उत्तराधिकारी माने होता है बच्चों बाद का शासक है। तो सोवियत संघ के बाद जो है कौन राष्ट्र बना, तो देखो वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस जो है निम्नलिखित रूप से उत्तराधिकारी राष्ट्र बना। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद बच्चों जो है रूस उत्तराधिकारी राष्ट्र बना। रूस को ही परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा प्रदान किया गया। सुरक्षा परिषद में रूस को जो है स्थान दिया गया। सुरक्षा परिषद में रूस को जो है स्थान दिया गया। ठीक है भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना जो है कब हुई थी। उस समय उसमें कितने देश थे, आपको बताना है क्वेश्चन कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब हुई थी, उस समय उसमें जो है कितने देश थे। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन अमेरिका में जो है की गई थी। उस समय उसमें 12 सदस्य देश शामिल थे। वर्तमान में इसमें कुल
32 सदस्य देश शामिल है। वर्तमान में इसमें बच्चों 32 सदस्य देश शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल जो है गणतंत्र गणराज्य जो है कब बना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल जो है गणतंत्र यानी गणराज्य जो है कब बना बच्चों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो वर्ष 2008 में नेपाल में जो है राजतंत्र को समाप्त करके लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ठीक है, 2008 में नेपाल जो है राजतंत्र को समाप्त कर जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। कब बना, 2008 में। अगला क्वेश्चन बच्चों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी यूरोपीय सदस्य देशों के जो है नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी यूरोपीय सदस्य देशों के नाम लिखिए। आइए इसके उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2 अस्थायी यूरोपीय सदस्य देश ब्रिटेन तथा फ्रांस हैं। कौन कौन, ब्रिटेन तथा जो है फ्रांस है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2 अस्थायी यूरोपीय सदस्य देश बच्चों, एक पहला है ब्रिटेन, दूसरा है जो है फ्रांस। फ्रांस राजधानी कहाँ है, पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय, देखो सब 2-2 नंबर बच्चों रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के लिए कार्य कर रही 2 गैर सरकारी संस्थाओं के नामों का उल्लेख कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के लिए कार्य कर रही 2 गैर सरकारी संस्थाओं के जो है नामों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के लिए कार्य कर रही 2 गैर सरकारी संस्था, एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा है बच्चों यूनेस्को। पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा है यूनेस्को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती जो है क्या थी। तो इसका उत्तर हम लोग 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती पड़ोसी देशों से जो है युद्ध की थी। पड़ोसी देशों से युद्ध की थी बच्चों। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखो साझी संपदा से क्या समझते हैं आप, बहुत सरला क्वेश्चन है। साझी ये बच्चों जैसे सजियज में सबका अधिकार होता है, आप लोग समझ गए होंगे कि सब पर अधिकार किसका होता है। तो साझी संपदा से आप क्या समझते हैं, देखो उत्तर लिखेंगे, बहुत सीधी सी परिभाषा। साझी संपदा संसाधन से बच्चों तात्पर्य ऐसे संसाधन से जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे मैदान हो गया, कुआं हो गया, नदी हो गया, इसमें सबका अधिकार होता है। ठीक है, बहुत सरला है ये। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तब भी आप अपने मन से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे हम लोग जो है। ऐसी 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए बच्चों जिनके निपटारे के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। तो इसका उत्तर देखेंगे, ऐसी 2 समस्याएं जिनके निपटारे के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है निम्नलिखित है। नंबर 1 बच्चों पर्यावरण संरक्षण, नंबर 2 जो है गरीबी उन्मूलन, यानी बच्चों गरीबी को समाप्त किया जाए, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के 2 उत्तरदायी कारण कौन से हैं। भारत के जो है विभाजन के 2 उत्तरदायी कारण कौन से हैं। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे, भारत के विभाजन के 2 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। पहला बच्चों द्विराष्ट्र सिद्धांत का होना, दूसरा है राजनीतिक बदलाव को जो है प्रमुखता देना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय जनसंघ पार्टी के 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है भैया, देखो बच्चों कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, एकदम मस्त होकर ऊब नहीं आनी चाहिए। भारतीय जनसंघ पार्टी के 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। बच्चों ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारतीय जनसंघ पार्टी किन्हीं 2 प्रमुख नेताओं के नाम, पहला बच्चों श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय। चलो बच्चों अब लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, जो लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न, लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न जो 5 अंकों का जो है रहता है। कितने अंकों भैया, 5 अंकों बच्चों रहता है। पहला क्वेश्चन है कि शाहबानो विवाद क्या था। आइए इसको उत्तर हम देखेंगे। देखो शाहबानो विवाद, देखो वर्ष 1985 में शाहबानो नामक महिला ने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए उसे गुजारा भत्ता दिए जाने का जो है अधिकारी माना। ठीक है बच्चों, अधिकारी माना, किंतु पुरातन पंथी जो है मुस्लिम समुदाय ने इसे धार्मिक कानून के जो है विरुद्ध हस्तक्षेप माना। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक से संबंधित कानून में संशोधन कर मुस्लिम महिला तलाक अधिनियम 1986 पास किया, जिसने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को जो है निरस्त कर दिया। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है कि 1960 के दशक खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। 1960 का दशक खतरनाक दशक जो है क्यों कहा जाता है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, 5 अंकों का है। देखो बच्चों 1960 के दशक में देश के विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसमें नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री
की मृत्यु के बाद उभरी उत्तराधिकारी की चुनौती वर्ष 1962 का भारत चीन युद्ध, वर्ष 1965 का भारत पाक युद्ध तथा खाद्य संकट की स्थिति प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त बच्चों गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक तथा क्षेत्रीय विभाजन जैसे मुद्दे स्थिति को और गंभीर बना रहे थे। इन सम्मिलन कारकों के कारण ही उन्हें जो है 1960 के दशक को जो है खतरनाक दशक कहा जाता है। 23 नंबर है, नेहरू की विदेश नीति के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। नेहरू की विदेश नीति के दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य, नेहरू की विदेश नीति के दो उद्देश्य निम्न थे। हेडिंग डाल लेंगे नेहरू की विदेश नीति, उसके बाद के उद्देश्य, उसके बाद नेहरू के विदेश नीति के दो उद्देश्य निम्नलिखित थे। कौन कौन? पहला बच्चों शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। आइए इसको हेडिंग डाल के लिखते हैं। देखो, जियो और जीने दो की धारणा पर आधारित थी। यह जो है जियो और जीने दो की धारणा पर आधारित थी। जियो और जीने दो। सभी राष्ट्रों को अपनी शासन प्रणाली अपनाने के अधिकार के साथ अपनी समस्याओं के समाधान चुनने का भी स्वतंत्रता थी। साथ ही यह ध्यान रखना भी आवश्यक था कि किसी के घरेलू मामलों में अनुचित हस्तक्षेप न किया जाए। दूसरा बच्चों निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण क्या होता है? बिना शस्त्रों के। देखो, भारत हमेशा से ही शस्त्रों के उत्पादन का विरोधी रहा है। मानवता का संहार करने वाले अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कम किया जाना था, क्योंकि सभी देशों में हथियार निर्माण की होड़ मचने के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति का दिन प्रतिदिन खतरा बढ़ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में दक्षिणपंथी वामपंथी दलों की विचारधारा का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का है। देखो बच्चों, भारत में दक्षिणपंथी एवं वामपंथी दलों के विचारधारा को उल्लेख कीजिए। तो दक्षिणपंथी विचारधारा के तो हम उत्तर लिखेंगे। देखो, दक्षिणपंथी विचारधारा लोगों को मानना था कि बच्चों देश में विकास खुली प्रतिस्पर्धा एवं बाजार मूलक अर्थव्यवस्था द्वारा ही संभव हो सकता है। अर्थव्यवस्था यहाँ होना चाहिए, अर्थव्यवस्था द्वारा ही संभव हो सकता है, अतः सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करनी चाहिए। ये लोग लाइसेंस एवं परमिट व्यवस्था का जो है विरोध करते हैं। यह उन्मुक्त बाजार व्यवस्था के पक्षधर हैं। यह जो है आयात प्रतिबंध का भी विरोध करते हैं। वामपंथी विचारधारा के समर्थकों को मानना था कि बच्चों गरीब एवं पिछड़े सामाजिक वर्गों का जो है विकास सरकारी नीतियों द्वारा ही संभव है, इसलिए राज्य आधारित अर्थव्यवस्था ही अच्छी है। यह लोक कल्याणकारी कार्यों को सरकार द्वारा अपने हाथ में रखने का समर्थन करते हैं। ये पूरी व्यवस्था पर सरकार के नियंत्रण तथा निजी संपत्ति के उन्मूलन की बात करते हैं। उन्मूलन मतलब होता है समाप्ति। अगला क्वेश्चन बच्चों, वैश्वीकरण के किन्हीं 4 परिणाम की जो है व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण माने होता है विश्व स्तर। तो वैश्वीकरण किन्हीं 4 परिणामों को जो है व्याख्या कीजिए। ये भी 5 अंकों का है। तो हेड डाल लेंगे हम लोग वैश्वीकरण के परिणाम। और वैश्वीकरण के 4 परिणाम निम्नलिखित हैं बच्चों। नंबर 1, वैश्वीकरण से बच्चों राज्य की कार्य क्षमता में कमी आई है। संपूर्ण विश्व में कल्याणकारी राज्य की जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। नंबर 2, पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है। कोई भी देश अपने देश के अतिरिक्त अन्य देशों में निवेश कर सकता है। नंबर 3, राष्ट्रों की सीमाओं की बाधा विचारों के सामने दूर हो गई है। उनका प्रवाह निर्बाध रूप से जो है होने लगा है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका उदाहरण है। ठीक है भैया। नंबर 4 बच्चों, सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक विभिन्नीकरण अवधारणाएं मजबूत हुई है। विभिन्नीकरण अवधारणाएं मजबूत हुई है। चलिए अब हम लोग जो है 26 नंबर क्वेश्चन देखें। भारत और चीन को जो है क्योटो प्रोटोकॉल की बाधाओं से छूट क्यों दी गई? अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट जो है क्यों दी गई? आइए देखते हैं। ये भी जो है क्वेश्चन 5 अंकों का है। बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है बच्चों, जान लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस है। देखो, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण वैश्विक तापमान में जो है वृद्धि होने लगती है, तो उसे जो है वैश्विक तापमान या उष्मन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के संबंध में ही वर्ष 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल नामक एक समझौते को अंतिम रूप दिया गया। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को बच्चों क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर जो है में ग्रीन हाउस गैसों
के और उत्सर्जन के मामले में इनका जो है मुख्य योगदान नहीं था। उल्लेखनीय है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय जो है क्या है समझौता है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है क्या किया जाता है बच्चों, लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि इन देशों का औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रमुख योगदान था। अब हम लोग लघुत्तरी सेकंड प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो 6 अंकों का जो है रहता है। कितने अंकों का? 6 अंकों का जो है रहता है। उसके बाद बच्चों हम लोग जो है क्या देखेंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को जो है देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं लघुत्तरी सेकंड प्रकार के क्वेश्चन, जो है 3 अंकों का रहता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग महासभा एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर जो है टिप्पणी करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग महासभा एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर टिप्पणी करें, 6 अंकों का है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग महासभा। देखो बच्चों, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। इसे विश्व संसद के रूप में भी जाना जाता है। किसको? महासभा को। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को इसमें जो है अपने 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, किंतु किसी भी निर्णायक मतदान के अवसर पर उन 5 का केवल एक ही मत माना जाता है। इस सभा के अधिवेशन वर्ष में एक बार सितंबर में होता है। यद्यपि बच्चों इसके जो है बहुमत अथवा सुरक्षा परिषद के आग्रह पर संघ का महासचिव विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। इसके अतिरिक्त एक निर्वाचित अध्यक्ष तथा 7 उपाध्यक्ष संघ के पदाधिकारी होते हैं। महासभा प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर जो है क्या करती है, विचार कर सकती है। साधारण विषयों में निर्णय बहुमत से लिया जाता है, किंतु विशेष विषयों के लिए 2/3 की जो है आवश्यकता होती है। भारत की बच्चों विजय लक्ष्मी पंडित महासभा के जो है अध्यक्ष पद पर रहने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की विजय लक्ष्मी पंडित महासभा के अध्यक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखेंगे बच्चों। देखो, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? हेग। नीदरलैंड की राजधानी जो है हेग में स्थित है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका निर्वाचन महासभा सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। यहाँ अवधि होना चाहिए, अवधि के लिए बच्चों किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि न्यायालय केवल ऐसे ही विवादों पर विचार करता है जिससे जुड़े सभी पक्ष विवाद को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। सुरक्षा की परंपरागत तथा अपरंपरागत अवधारणाओं में जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी 6 अंकों का है। सुरक्षा की परंपरागत तथा अपरंपरागत अवधारणाओं को अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसको उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हेड डालेंगे बच्चों परंपरागत सुरक्षा। परंपरागत सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा बाह्य एवं आंतरिक को जो है सर्वोच्च वरीयता दी जाती है तथा सैन्य खतरे को, सैन्य माने होता है बच्चों सैनिक, सैन्य खतरों को इसके लिए बड़ा संकट माना जाता है। इस संकट के लिए उत्तरदायी कोई पड़ोसी राष्ट्र होता है, जो शायद हमले की धमकी देकर पड़ोसी राष्ट्र की संप्रभुता, स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर जो है प्रश्न लगाता है। ठीक है भैया। उसके बाद बच्चों है अपारंपरिक सुरक्षा। अपारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत सिर्फ सैन्य खतरे को ही नहीं, सैन्य माने सैनिक, सैन्य खतरों को ही नहीं, बल्कि इसमें बच्चों मानवता को नुकसान पहुंचाने वाले खतरों तथा आशंकाओं जैसे अकाल, महामारी तथा प्राकृतिक आपदाओं को भी जो है शामिल किया जाता है। देखो बहुत कठिन नहीं बच्चों, दिमाग साफ करने की याद हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया जाता है। गठबंधन पारंपरिक सुरक्षा नीति का अनिवार्य तत्व है। समानतः यह कई देशों का एक सैन्य गठबंधन होता है, जो सदस्य देशों में होने वाले किसी सैन्य हमले को रोकने तथा उनकी रक्षा करने का कार्य करता है। इन गठबंधनों को औपचारिक रूप प्रदान करने के लिए एक संधि की जाती है, जिसमें सदस्य देशों के दुश्मन या खतरा किससे है की बात स्पष्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है? बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है बच्चों। साझी मतलब आप लोग समझ गए हो, सजिया भी हमने बताया। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है बच्चों? साझी संपदा। साझी संपदा संसाधन से तात्पर्य ऐसे, देखो बच्चों एक बार क्वेश्चन हम फिर से, साझी विश्व की साझी विरासत से क्या अर्थ है? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है? 6 अंकों का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार कई वर्षों परीक्षाओं पूछा गया है। साझी संपदा संसाधन से तात्पर्य ऐसे संसाधन से जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि
बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। बहुत सरला है, देखो याद हो जाएगी। जैसे अभी हमने बताया, जैसे मैदान, कुआं, नदी तथा इसके संबंध में तर्क यह है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और जो है संरक्षण के संदर्भ में समुदाय के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त होंगे। निजी उदारीकरण, गहन कृषि, जनसंख्या में वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण के कारण वैश्विक स्तर पर शाही संपदा के आकार तथा गुणवत्ता में कमी के साथ गरीबी के लिए उसकी उपलब्धता भी कम हो रही है। भारत में सरकारी स्वामित्व वाली वन भूमि में पाए जाने वाले पावन वन प्रांतर शाही संपदा के प्रबंधन का सर्वोत्तम उदाहरण है। दोहन और प्रदूषण प्रक्रिया। वर्तमान समय बच्चों वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इसको कहते हैं एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण ओजोन क्षरण, यहाँ क्षरण होना चाहिए, ओजोन क्षरण की समस्या उत्पन्न हो गई है, जो वायु प्रदूषण का परिणाम है। वहीं बच्चों अंटार्कटिका में संसाधनों के दोहन के अवैज्ञानिक तथा अनियंत्रित तरीके के कारण जो है वहाँ भी प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके बच्चों फलस्वरूप अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित बर्फ पिघल रही है। वैश्विक तापमान से सागरीय जल स्तर तथा मत्स्यन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। मछली, समुद्री सतह से तेल, मत्स्यन तथा अन्य संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग कारण यहाँ भी सागरीय पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आई है। तीसरा है बच्चों संचार साधनों में वैश्वीकरण को जो है किस प्रकार प्रभावित किया है, स्पष्ट करें। तो आप बच्चों अपने मन से जो है लिख सकते हैं, संचार साधन जहाँ कहीं हम लोग को लाभदायक है वहीं हानिकारक भी है। ठीक है भैया, तो इसको अपने मन से लिख सकते हैं, 6 नंबर मिलेगा। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होता है बच्चों 8 अंकों का होता है। भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखें। गठबंधन सरकार बच्चों जो आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं। उसके बाद दरबी आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में जो है पूछा जा रहा है। ठीक है भैया, इसको तैयार कर लीजिए आप लोग। उसके बाद में भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण के तेजी से हो रहे नुकसान, अथवा जहाँ कर रहेगा बच्चों 2 में से एक आप करना पड़ेगा, जहाँ भी अथवा लग जाए। पर्यावरण के तेजी से हो रहे नुकसान से देश की सुरक्षा में गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण देते हुए अपने तर्कों की पुष्टि करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब आते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।